तीसरा, पर्यावरण पर प्रभाव। घरेलू उद्योगों, खनन क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थ सीधे तौर पर लंबे समय तक पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं और परिणाम स्वरूप पर्यावरण के अंग जल थल को प्रदूषित करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। पहला, पृथक्करण। इस चरण में एकीकृत किए गए ठोस अपशिष्ट पदार्थों में विघटनीय एवं अघटनीय पदार्थों में अलग अलग करना ताकि इनमें निपटान एवं पुनर्चक्रण में मदद मिले। दूसरा, निस्तारण। पृथक्करण के पश्चात इस चरण में विभिन्न तकनीकों जैसे कि भूमि भराव, भस्मीकरण, समुद्र डंपिंग, ताप अपघटन, खाद निर्माण प्रक्रिया और 3R विधि आदि के प्रयोग कर ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करना। तीसरा, मूल्यांकन। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण का मूल्यांकन एवं प्रबंधन जिम्मेदार व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। चौथा, कार्यवाही। मूल्यांकन के पश्चात इस प्रबंधन का अंतिम चरण कार्यवाही की होती है, जिसमें समुचित निस्तारण न करने वाले संस्थाओं एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रश्न 15, नाभिकीय प्रदूषण क्या है, इसके प्रभाव तथा नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। उत्तर, रेडियोधर्मी प्रदूषण ठोस तरल गैसीय पदार्थ में जहां अनायास एवं अवांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम की उपस्थिति होती है, उसमें रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। इसका पर्यावरण, जीव जंतुओं और मनुष्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। नाभिकीय प्रदूषण के कारण। पहला, मानव जनित कारण। परमाणु रिएक्टरों के रिसाव एवं रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसे कार्बन 14, बोटाल्ट 60 आदि, प्लूटोनियम तथा थोरियम का नाभिकीय प्रयोग, रेडियोधार्मिक पदार्थों का उत्खनन आदि। दूसरा, प्रकृति जनित कारण। सूर्य की किरणें के कारण तथा पृथ्वी में गर्भ में छिपे रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे कि रेडियम 224, यूरेनियम 238, पोटेशियम 4U के कारण जो प्रदूषण होता है उसे प्रकृति जन्य प्रदूषण होता है। नाभिकीय प्रदूषण के प्रभाव। रेडियो प्रदूषण के कारण मनुष्यों के विभिन्न प्रकार के खतरनाक रोग जैसे कि कैंसर, टीबी आदि होते हैं। इस प्रदूषण के कारण जीन और गुणसूत्रों में हानिकारकों का उत्परिवर्तन हो जाता है और कई बार बच्चों की गर्भावस्था में वृद्धि हो जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव कई हजारों वर्ष तक रहता है, जिसके लकवा, भूआपन, बहरापन आदि के रूप में देखा जा सकता है। नाभिकीय प्रदूषण नियंत्रण। पहला, परमाणु रिएक्टर से रेडियोधर्मी सामग्री का रिसाव पूरी तरह बंद करने का प्रयास करना। दूसरा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों का निकास सुरक्षित होना चाहिए। तीसरा, निवारक उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। प्रश्न 16, मानव एवं अन्य जीवों में प्रतिस्पर्धा का वर्णन कीजिए। उत्तर, विश्व पर्यावरण इतिहास में मानव एवं अन्य जीवों के मध्य संघर्ष कोई नई घटना नहीं है। कई दशकों में मानव बस्तियों में जंगली जानवरों का परिवेश और उनके द्वारा कई बार की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इन संघर्षों के लिए मानवीय गतिविधियां जैसे कि शहरीकरण, औद्योगिकरण, जीव जंतुओं की प्राकृतिक आवास को नष्ट करना मानव वन्य जीव संघर्ष का प्रमुख कारण है। मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रमुख कारण। पहला, मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। मानव की बढ़ती जनसंख्या अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अपने वनों का अतिशय दोहन कर रही है, जिसमें वन्य जीवों के असली आश्रयदाता जंगल नष्ट हो रहे हैं। जंगलों में निवास करने वाले जीव जंतु मानवीय बस्तियों की ओर बढ़ते हैं, जिससे उनके बीच मानवीय अन्य जीव संघर्ष देखा जा सकता है। दूसरा, वनों का खेती एवं बस्तियों के रूपांतरण। बढ़ती हुई मानव आबादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा विकास हेतु वनों को काट कर खेती एवं रेलवे लाइन आदि का निर्माण किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अन्नामलई पर्वत
में 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों को काटकर वर्तमान में बागवानी कृषि की जा रही है। तीसरा, आदिवासी जीवन वनों पर आधारित। भारत में कई राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम, मणिपुर आदि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। कई बार इन गांवों में निवासियों द्वारा अपने मवेशियों को चराने नियमित जंगलों में जाने से जंगली जीवों से संघर्ष होता रहता है। चौथा, दावा अग्नि प्राकृतिक व मानवीय गतिविधियों के कारण जंगलों में लगने वाली आग भी वन्य जीवों को जंगल से निकलकर इंसानी बस्तियों में घुसने के लिए मजबूर करती है। पांचवा, वन्य जीवों के उन्मुक्त विचार का स्वभाव। जंगली जानवर इंसानों की बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानते हैं, जिनके कारण जंगलों के आसपास के खेतों में आए दिन जंगली जानवरों का उत्पात मचाया जाता है।